हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में या सीरीज़ में जुड़े हों, या फिर जब भी दो इंडक्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज़ में या पैरेलल में जुड़े हों, तब उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। जैसे कई बार आपको बताया जाता है कि दो रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ा जाता है, या फिर एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, जब इन दोनों को ऐसे पैरेलल में जोड़ा जाता है, तब आपको बता दिया जाता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू आर इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 सीरीज के केस में होता है, और 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। इतना आप लोगों को रेजिस्टेंस के केस में बता दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में, तब उस केस में हमें नहीं पता होता है कि उसके साथ कैसे डील करना है। तो चलिए उसके साथ हम डील करते हैं। लेट सपोज दैट यहाँ पे दो इंडक्टर्स L1 एंड L2 आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर L1, L2 और L3 तीन इंडक्टर्स है जो कि आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो L इक्विवेलेंट जो होगा वो जस्ट आपको हमेशा याद रखना है कि इस केस में जो L इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा ही रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। जैसे मतलब इंडक्टर है, लेकिन इसका रूल जस्ट रेजिस्टेंस की तरह चलता है कि जैसे L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस में L2 आपको कर देना है सिंपली। जैसे मान लेते हैं दो इंडक्टर्स है, इंडक्टर्स हमेशा हेनरी में मेज़र होता है। इंडक्टेंस, इंडक्टर का प्रॉपर्टी जो होता है इंडक्टेंस, उसके हम हमेशा मेज़र करते हैं हेनरी में। तो मान लेते हैं कि ये 2 मिली हेनरी है और ये फिर 3 मिली हेनरी है। तो इसका जो L इक्विवेलेंट होगा, L इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस यहाँ पे जो होगा वो 5 मिली हेनरी होगा, क्योंकि 2 मिली हेनरी और 3 मिली हेनरी दोनों को ऐड जब हम कर देते हैं तब 5 मिली हेनरी आता है। सिमिलरली इस केस में जो L इक्विवेलेंट होगा उसका केस हम जस्ट इसके रेजिस्टेंस की तरह पैरेलल की तरह करते हैं। जैसे वहाँ पे हम करते थे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिमिलरली 1/L इक्विवेलेंट इज जस्ट इक्वल टू हम करेंगे 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जस्ट सपोज दैट इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक है ये इंडक्टर है, और ये दूसरा एक इंडक्टर है, और ये एक तीसरा इंडक्टर है। मान लेते हैं तीनों का वैल्यू 3 और 3 ही है, मान लेते हैं जस्ट सपोज दैट। तो 1/L इक्विवेलेंट जो होगा वो जस्ट होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और यहाँ पे 1/3 जस्ट 1 होने वाला है। तो 1/L इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/3 यहाँ पर जस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट 1 हो गया, यानी L इक्विवेलेंट आप निकाल दीजिएगा तो वो जस्ट 1 क्या होगा, मिली हेनरी हो जाएगा। 1 मिली हेनरी या जो भी आपका आप यूनिट लिए हैं उसका 1 मिली हेनरी यही जस्ट आ जाएगा। तो ये इंडक्टेंस के केस में मैंने बता दिया कि कैसे होता है जब सीरीज में हो और जब पैरेलल में हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस की तरफ। चलिए, तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर तीन कैपेसिटेंस C1, C2, C3 आपस में सीरीज में लिया है, और दूसरा में C1, C2, C3 आपस में पैरेलल में है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको याद रखवा दूंगा कि क्या है, जब भी कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ा हो और जब भी कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ा हो, वो जस्ट अपोजिट बिहेव करता है जस्ट रेजिस्टेंस का रूल का। जैसे रेजिस्टेंस के रूल में हम क्या करते हैं, जैसे सीरीज में रहता है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, और जब पैरेलल में जुड़ा हो जब भी रेजिस्टेंस है तो क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज जस्ट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा चलता है। मतलब कहने का मतलब जब भी ये सीरीज में जुड़ा हो तब ये पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, और जब भी ये पैरेलल में जुड़ा हो तब ये सीरीज की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर जब मैं C इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट न लिख के ये पैरेलल की केस की तरह चलेगा, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज जस्ट इक्वल टू 1/C1 हो जाएगा प्लस 1/C2 हो जाएगा प्लस 1/C3 हो जाएगा। ये जस्ट रूल है किसकी तरह, कि जस्ट पैरेलल की तरह चल रहा है। और जब भी आपको पैरेलल में दिया हो, जैसे C1, C2 और C3 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन इन दैट केस वी विल जस्ट अप्लाई द रूल जस्ट सीरीज ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे C इक्विवेलेंट यहाँ पे जो होगा वो जस्ट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी पैरेलल में कैपेसिटर्स जुड़े हों तब वो काम हमारा आसान हो जाता है, और जब भी सीरीज में जुड़े हों तब वो काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ज़्यादा नहीं। अब जैसे लेट सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये पहला है और ये दूसरा है कैपेसिटर। मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, ये 1 माइक्रोफैराड है और ये फैराड में हम जनरली मेज़र करते हैं, आपको पता होगा, और 2 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पर जब हम 1/C इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें तो वो हमेशा होगा 1/1, और माइक्रोफैराड है तो उसका यूनिट हम रहने ही देते हैं, माइक्रोफैराड में ही जस्ट निकाल देते हैं, तो 1/2 होगा। तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट जो निकल गया वो 1 प्लस 0.5, यानी कहने का मतलब 1.5 माइक्रोफैराड। ये क्या निकला, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट जो होगा
वो 1/1.5 इतना माइक्रोफैराड निकलेगा। ये सी इक्विवेलेंट का बेसिकली वैल्यू निकला। जस्ट हम पैरेलल की तरह कर देते हैं और जस्ट अब हम क्या करते हैं, पैरेलल में जाते हैं। तो पैरेलल में एक हम कंसिडर करते हैं, ये पैरेलल का है और ये एक और कैपेसिटर है, मान लेते हैं 2 ही कैपेसिटर। सेम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं हम अब पैरेलल में हम जो कनेक्ट कर रहे हैं। जब यही दोनों जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैंने आपको वो कहा था कि जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तब क्या करते हैं हम, उसका जस्ट सीरीज़ की तरह बिहेव करता है रेजिस्टेंस में का, या फिर कह सकते हैं इंडक्टेंस का भी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का समझिए तो एकदम प्रोपोर्शनल चल रहा है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं सी इक्विवेलेंट जब देखते हैं तो वो जस्ट हो जाता है C1 + C2। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 + 2 इट मीन्स दैट 3 माइक्रोफैराड। यही सी इक्विवेलेंट, यानी कहने का मतलब आर और एल एक दूसरे के साथ जस्ट से प्रोपोर्शनल चल रहा है, यानी जस्ट रूल एकदम सेम है, बट सी का जो रूल है वो जस्ट अपोजिट है, वो जस्ट अपोजिट है। सी का रूल जस्ट अपोजिट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।